नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक दरअसल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे आईएसएफआर रिपोर्ट के बारे में, और ये दरअसल प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो इंडियन फॉरेस्ट हमारी रिपोर्ट होती है उसको हम लोगों ने कुछ महीने पहले उसको कर लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से, यानी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा स्पेशल होता है, यूपी स्पेशल होता है, वो हमने डेटा आपको कवर नहीं कराया था। तो आज हम लोग दरअसल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दरअसल इन डेटा को कवर करेंगे कि दरअसल जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहां पर वनावरण कितना है, वहां पर वृक्षावरण कितना है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर वृक्षावरण सबसे ज्यादा है, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर वृक्षावरण सबसे कम है, वनावरण वाले कौन से ऐसे हमारे जिले हैं। तो ये कुछ डेटा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग दरअसल इसको करेंगे। और वही दूसरी ओर अगर आपको जो पूरे भारत के लेवल पर जो अगर आपको पढ़ना होगा तो उसका लिंक दरअसल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप लोग वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो इंडिया के लेवल पर भी आप फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लीजिएगा और उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में भी आप आज इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि आप जानते होंगे कि वन आवरण बहुत आवश्यक होता है, आप जानते होंगे कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और जिसके प्रमुख कारणों में अगर आप देखा जाए तो वो क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन और बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये प्रमुख कारणों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो पर्यावरण में आती हैं, वातावरण में आती हैं, और उनके फलस्वरूप कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसके फलस्वरूप क्लाइमेट चेंज होता है। यदि वन किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर वनावरण का क्षेत्र ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये जो इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, वो क्या होगा? कम पड़ेगा। तो इसी के लिए सरकार डेटा जारी करती है। और आइए हम देखते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, जो कि आपके भारत देश में सबसे बड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो भी अपने आप में महान है उत्तर प्रदेश ये। और अगर हम लोग बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ से देखें तो भी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज फॉरेस्ट के संदर्भ में, वनावरण के संदर्भ में हम लोग डेटा यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग टेबल के फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ से कौन कौन से ऐसे जिले हैं, प्रतिशतता के मामले में कौन कौन से जिले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग फैक्चुअल जो डेटा होता है उसको हम लोग एक बार कवर करेंगे ताकि आपके जहन में ये चीजें हमेशा बनी रहें। चलिए, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिएगा कि प्री में तो यहां से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर जो सामान्य अध्ययन का जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित है, उसमें आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सामान्य अध्ययन में जो प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल का है वहां पर भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपके सामने लिखा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अक्सर यह डेटा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। दूसरा, आईएसएफआर जो रिपोर्ट जो 2023 अभी हाल ही में प्रकाशित हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित यानी कि जो रिकॉर्डेड जो आपका वन क्षेत्र है, अभिलिखित का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड जो होता है क्षेत्र आपका वो कितना है? 17,435 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक यानी कि टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 7.2% है, यानी कि 7.24% है। भाई साहब, ये सारे डेटा आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ हम आप लोग को बाद में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 15,045.80 यानी कि जो है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.2% है। ये आज का वीडियो दरअसल कुछ बहुत खास समझाने वाला नहीं है, बल्कि याद करने वाला है, जो कि आपको याद करना, डेटा इसका रटना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये चाहे आईएसएफआर रिपोर्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में हो या फिर यूपी के कंटेक्स्ट में हो, आप लोग को क्या काम करना है? उसका प्रिंट आउट करके और उसको 1 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएंगे आपके डेटा। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम बात करते हैं 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दरअसल हुई है। यह डेटा आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा? इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण यानी कि जो वृक्षों का आवरण है तो टोटल, ठीक है, जो ट्री आपका कवर है वो टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 3.80% है, यानी कि क्षेत्र है। और अगर बात करते हैं झाड़ियों को, जिसको हम स्क्रब बोलते हैं, ठीक है, आप घर में अगर आप बर्तन धुलते होंगे या आपकी माताश्री बर्तन धुलती है तो उसको भी हम लोग स्क्रब बोलते हैं ना। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ इसी टाइप का होता है ना, एकदम झाड़ी टाइप का होता है। तो उत्तर प्रदेश में झाड़ियां हैं, ठीक है, का क्षेत्र लगभग लगभग जो है 639.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र का लगभग लगभग 0.27% है। हो सकता है कि आपसे झाड़ियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर तो अक्सर पूछता है, झाड़ियों से संबंधित प्रश्न कम पूछता है। तो मे भी आपको घुमाने के लिए, जो कि आप लोग बार बार कहते हो सर पैटर्न बदल रहा है, सर आयोग दूसरी तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो हो सकता है कि झाड़ी से प्रश्न पूछ ले और आप झाड़ी में गुम हो जाए कहीं तरीके से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये डेटा भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला, यानी कि एक ऐसा जिला है जहां पर जो वन आवरण का कवर है वो कितना है, सबसे ज्यादा है। तो वो कौन सा आपका जिला है? वो है आपका भैया सोनभद्र। और सोनभद्र के बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, विगत कई वर्षों में यहां पर विकासात्मक गतिविधियां बहुत तेजी से चलाई गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोनभद्र न सिर्फ विकासात्मक गतिविधियों में आगे है, बल्कि वनावरण के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र जो है सबसे अधिकतम वनावरण वाला जिला आपके सामने उभर के आया है। आप यहां पर डेटा देख सकते हैं कितना वर्ग किलोमीटर है, 2 लाख जो है 2407.87 वर्ग किलोमीटर है। तो ये डेटा और ये वाला डेटा भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है कि यहां से फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, याद रहेगा ना भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, अब ये देखो क्या लिखा है, यहां पर पॉइंट लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जिला जो है सोनभद्र है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका भदोही या संत रविदास नगर भी इसको बोलते हैं। तो 0.22 वर्ग किलोमीटर इसका भी जो है क्षेत्रफल है। तो ये न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? भदोही है, आप जानते होंगे। और अधिकतम वनावरण वाला जिला आपका कौन सा है? ये आपका सोनभद्र है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना क्या है, ज्यादा है, ठीक। अगर हम बात करते हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग, यानी कि जबकि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे जो कम वनावरण जो है वो आपका संभल में है। और संभल भी कई जगहों पर अभी विगत कुछ दिवसों में, अगर कुछ महीनों में देखा जाए तो संभल चर्चाओं में रहा है। तो इस चर्चाओं में रहने की वजह से आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम जो वनावरण वाला जो जिला है आपका, वो कौन सा? आपका संभल है। यानी कि संभल जाओ, एक तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि भैया संभल जाइए, क्योंकि यहां पर वन क्या है, सबसे कम है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और सबसे अधिकतम कहां पर है भाई साहब? आप कहेंगे सर सोनभद्र में है, और उसमें और बाकी कम कहां पर है? सबसे जो आपका भदोही में है, ठीक है। ये प्रतिशतता के हिसाब से ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, एक पॉइंट यहां पर और महत्वपूर्ण आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र, यानी कि जहां पर वनों की सघनता बहुत ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर जी वो कौन सा जिला है? वही है भैया आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बहुत सारे छात्र होंगे जो पढ़ते होंगे यहां पर। लखीमपुर खीरी का जो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका सीतापुर का हो, कहीं ना कहीं आसपास का जो एरिया है खूब ज्यादा क्या है, जंगली है, अति सघन क्षेत्र है। आप देखेंगे अगर लखीमपुर में जाएंगे, अच्छा लखीमपुर क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला माना जाता है, आप यह भी जानते होंगे। तो लखीमपुर में अगर कभी आप गए होंगे, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क भी है, बहराइच और सीतापुर से सटा हुआ जिला माना जाता है, नेपाल बॉर्डर से संबंधित है ये। तो वहां पर अत्यधिक सघन जो है वन क्षेत्र पाया जाता है लखीमपुर खीरी का, जिसका डेटा आपके सामने है 805 यानी कि 805.14 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और सबसे कम अगर हम बात करें, यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है, जबकि सबसे कम जो सघन वन क्षेत्र है वो आपका कुशीनगर है, यानी कि 0.07 वर्ग किलोमीटर है। यहां भी डाटा आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि भाई सघनता के मामले में कौन है? आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी है, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। और ऐसा यह भी कारण है कि वहां पर फॉरेस्ट कवर जो है खूब ज्यादा है, यानी कि अपने आप में सघनता भी वहां पर खूब ज्यादा है अपने आप में, राइट। इसके आगे एक पॉइंट 11 नंबर पे है कि उत्तर प्रदेश के गांव में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक वृक्ष है भैया, वो यूकेलिप्टस है। एक डेटा जो सामने आया उसमें बात कही गई कि गांव में दरअसल क्या हो गया है, गांव में बेसिकली क्या हो गया है, जो आपका
जो वृक्ष पाए जा रहे हैं वहां पर वो यूकेलिप्टस के हैं। और यूकेलिप्टस के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, ये दरअसल यूकेलिप्टस पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। बावजूद इसके गांव में दरअसल यूकेलिप्टस का जो है चलन बहुत ज्यादा है। इसका रीजन दरअसल यही है कि दरअसल ये थोड़ा सा इसमें जो क्या कहते हैं आमदनी होती है थोड़ा बढ़िया मिल जाती है, तो लोग क्या काम करते हैं, इसको अपने जो है खेतों में लगा देते हैं और इसको बहुत ज्यादा जानवर वगैरह भी नहीं खाते हैं, इस वजह से भी। दूसरा रीजन इसका, अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि जिस भी जगह पर यूकेलिप्टस के जो है पेड़ लगाए जाते हैं, तो ये क्या काम करता है, ये वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है क्या होता है, डाउन होता चला जाता है। तो यानी कि जिस भी जगह पर यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ लगे होंगे उसके आसपास का क्षेत्र कहीं ना कहीं क्या होता है, बंजर होना शुरू हो जाता है। तो भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घरों में खेती होती है, अगर आपके गांव में खेती होती है, तो आप अपने माता पिता से जरूर कहें कि भैया यूकेलिप्टस का पेड़ ना लगाएं। यूकेलिप्टस की जगह पर आप कोई अन्य पेड़ लगा सकते हैं, आप नीम लगा सकते हैं, आप सागौन लगा सकते हैं। पॉपुलर भी इस हिसाब से नुकसानदेह होता है, ठीक है। पॉपुलर और यूकेलिप्टस दोनों जो प्लांट्स होते हैं हानिकारक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसी जगह पर सागौन लगा सकते हैं, बढ़िया प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। और यूकेलिप्टस के कंपैरिजन में सागौन आपको आमदनी ज्यादा भी देता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भी कई प्रकार के अन्य औषधीय पौधे भी लगाए जाते हैं, जैसे एक जो है मेगेंटा करके एक पौधा है, ध्यान नहीं है मुझे आ रहा है एग्जैक्ट क्या नाम है उसका, वो भी मोरिंगा शायद, आई थिंक मोरिंगा नाम है शायद उसका। तो ऐसे कई औषधीय प्लांट है जो आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यूकेलिप्टस को आप लोग प्लीज मत लगाइएगा, ठीक है। तो यूकेलिप्टस सबसे ज्यादा लगाया जाता है गांव में। और गांव में जो दूसरा सबसे अधिक लगाया जाने वाला पौधा है वो तो आपका भैया फलों का राजा कौन है, आम है। आम के बगीचे तो आप लोग खूब देखते होंगे और आम के छांव में आप लोग खूब ज्यादा मस्ती भी किए होंगे बचपन में। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं कि सिटी में कौन से पेड़ सबसे ज्यादा हैं, तो वहां पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पेड़ हैं वो भाई साहब नीम लगाए गए हैं। इसका प्रमुख कारण भी कहीं ना कहीं यह है कि आप जानते होंगे कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसी के एवज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसी के एवज में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में सरकार भी नीम के पौधों को लगाए जाने का प्रयास करती है और लोग भी अपने घर के आसपास नीम लगाते हैं, ताकि न सिर्फ औषधीय गुण से समेत उनको फायदा मिल सके, बल्कि कहीं ना कहीं जो इसकी हवा होती है ऑक्सीजन ज्यादा इसमें होता है अपने आप में, और ये जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक पौधा होता है, ठीक है। दूसरा, कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे अधिक वनावरण जो है वो सोनभद्र में है। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है, यहां से प्रश्न बढ़ने की संभावना खूब ज्यादा है। तो जो 13 नंबर पॉइंट है इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ हमने फैक्ट बताए जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में आपको बताते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से वनावरण के मामले में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जो है परसेंट के हिसाब से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो टॉप 5 या टॉप 3 में आते हैं। अब ये डेटा आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अभिलिखित वन क्षेत्र का क्षेत्रवार विभाजन अगर हम देखेंगे तो हमारे यूपी में जो आरक्षित वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वो है आपका कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो आपका 11,571 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षित वन यानी कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 330 वर्ग किलोमीटर का एरिया है आपका। और जो अवर्गीकृत है अर्थात जो अनक्लासिफाइड एरिया है आपका फॉरेस्ट का, वो है 1,568 वर्ग किलोमीटर का। तो ये जो तीन डेटा आपके सामने दिए गए हैं, तीन के तीनों डेटा आपके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभिलिखित मतलब जो रिकॉर्ड फॉर्म में होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभिलिखित मतलब जो रिकॉर्ड फॉर्म में डेटा होता है वो है। चलिए अब यहां से देखिए कुछ चीजें हमने यहां पर 5-5 का डेटा लिया है, ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट आपके हैं। कई बार क्या होता है शीर्ष 3 पूछ लेता है, लेकिन आजकल आयोग खूब चालाकी करता है, वो कहता है अच्छा तुम 3 तो रट्टे हुए होगे, हम तुमसे चौथा 5वां पूछ लेंगे भाई साहब। तो वहां पर आप क्या कहते हो, ए जी पर जो है क्या कहते हैं, ये तो पैटर्न चेंज कर गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप आयोग की जो है दृष्टिकोण को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर हमने 5 का डेटा दे दिया है, यानी कि अगर हम एरिया वाइज की बात करेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, तो उसमें जो टॉप 5 जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं। सोनभद्र है भाई साहब, ठीक है, यहां पर 2407.87 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पर आता है, इसका डेटा आप यहां पर पढ़ लीजिएगा कितना है। मिर्जापुर 736.91 वर्ग किलोमीटर का आता है।
पीलीभीत, पीलीभीत एरिया भी आप जानते होंगे, यह भी फॉरेस्ट कवर से कवर रहता है। यहां पर भी 673.84 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। जबकि चित्रकूट, चित्रकूट का एरिया 636.56 वर्ग किलोमीटर का आता है। ये 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट आपके जुबान पर होने चाहिए कि भाई क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से जो है टॉप 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां के, यूपी के आपके, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात ये वनावरण में क्या हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब अगर हम बात करते हैं वनावरण में प्रसन्नता के मामले में कौन से टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए कि भाई क्षेत्रफल के पॉइंट से तो ये 5 हैं, लेकिन परसेंट के हिसाब से कौन टॉप 5 जिले हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर क्या है आपका सोनभद्र है, 34.87% है। चंदौली दूसरे नंबर पर 21.63% के साथ में है। और थर्ड नंबर पे श्रावस्ती है, श्रावस्ती जिसको हम लोग बहुत क्या कहते हैं, श्रावस्ती को दरअसल जहां पर एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है वहां का, तो श्रावस्ती को हम लोग 20.95% कहते हैं। चित्रकूट 19.79%, पीलीभीत 19.26% के साथ में टॉप 5 में दिखाई देता है, जो कि टॉप 5 आपके जिले यहां पर वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो यह डेटा आपके सामने यहां पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वनावरण में ये तो बात हमने सर्वाधिक कर ली, अधिकता की बात कर ली, और अगर अब हम बात इसके अपोजिट यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि वनावरण में सबसे कम अर्थात न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो टॉप 5 जिले हैं जिसमें न्यूनतम क्षेत्रफल है वो कौन से टॉप 5 पे हैं, उसमें एक है आपका भदोही, जिसको हम संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं, 5.22 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अगर बात दूसरे नंबर की करते हैं तो मऊ है, वहां पर 11.37 वर्ग किलोमीटर का एरिया दिखाई देता है। जबकि संभल तीसरे नंबर पर है, 12.47 वर्ग किलोमीटर के साथ में थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे संत कबीर नगर आता है, 14.13 वर्ग किलोमीटर के साथ में फोर्थ नंबर पे है। जबकि वहीं पर बागपत 15.48 वर्ग किलोमीटर के साथ में फिफ्थ नंबर पर आता है। किसमें, वनावरण में सबसे कम अर्थात न्यूनतम क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 डिस्ट्रिक्ट में से ये हैं। अब इसी का अपोजिट क्या करेंगे, प्रतिशतता में हम देख लेंगे, ठीक है। तो प्रतिशतता की अगर बात करते हैं, परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं, तो वनावरण में सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत वाले शीर्ष 5 जिले की अगर बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पर संभल है 0.50% के साथ, नंबर 2 भदोही अर्थात संत रविदास नगर 0.51% के साथ में है। मैनपुरी अक्सर चर्चाओं में रहता है, आप जानते होंगे, 0.63% के साथ में है थर्ड नंबर पे। बदायूं 0.64% के साथ में फोर्थ नंबर पे है। जबकि वहीं 5वें नंबर पर मऊ आता है जो कि 0.66% के साथ में है। तो ये आप यहां पर देख लिया आपने किस तरीके से हमने अधिकतम वाले जो है डिस्ट्रिक्ट को देखा, जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, और वहीं हमने न्यूनतम में भी देख लिया जो है अलग अलग डेटा के अनुसार। तो ये आपको याद रहना चाहिए, प्रतिशतता के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है आपके एग्जाम में, याद रहेगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, जिन्होंने, वो ऐसे 3 जिले ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक ग्रोथ किया है, बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है वनावरण में। वो कौन से टॉप 3 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। नंबर 1 पर आपका झांसी आता है, 34.7 वर्ग किलोमीटर का एरिया दर्शाता है ये। जबकि वहीं दूसरी ओर अमरोहा आता है, अमरोहा के बारे में भी आप जानते होंगे, अब बिजनौर के बगल का है ये एरिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानते होंगे अमरोहा के, तो अमरोहा में 31.44 वर्ग किलोमीटर है। और इटावा भी चर्चाओं में अक्सर रहता है, वहां का एरिया 28.84 वर्ग किलोमीटर है। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जिन्होंने वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्शाया है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है पूछ ले, आपके याद रहेगा। अब देखो ये सारे पॉइंट रटने वाले हैं, रट्टाफिकेशन वाले हैं, तो इनको एक जगह क्या करिएगा, इसकी लिस्टिंग बना लीजिएगा। लिस्टिंग हालांकि बनी हुई है, इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा और अपने टेबल पर या दीवार में इसको क्या कर लीजिएगा, चस्पा कर लीजिएगा, अर्थात इसको चिपका लीजिएगा और डेली सुबह उठ करके जो है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाले, ये क्या था, ये था वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले, यानी कि वनावरण में सबसे वृद्धि इन जिलों में हुई है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाले शीर्ष 3 जिले हैं, वो कौन से हैं, तो वो होगा आपका लखीमपुर खीरी। देखो ये डेटा आपके सामने दिया है, फिर कानपुर देहात है और फिर पीलीभीत है। तो हो सकता है कि आपसे पहला ही पूछ ले कि कौन सा सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला जो है जिला है, तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, या आपसे शीर्ष 3 में क्रमवार पूछ लेगा, या हो सकता है आपसे मिलान के रूप में भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके सामने। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए एक एक करके, राइट। चलिए
सर्वाधिक झाड़ी वाले शीर्ष 3 जिले, जो कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि यहां से भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछ ले। तो अगर हम सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पर क्या है आपके सामने, झांसी है 66.79 वर्ग किलोमीटर के साथ में नंबर 1 पर है। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक झाड़ी है। अगर हम बात सेकंड नंबर की करते हैं, आगरा है, आगरे का पेठा भी फेमस है, आगरे का पागलखाना भी फेमस है। भाई साहब जाइएगा नहीं वहां पे, ठीक है, मतलब घूमने जाइएगा लेकिन वहां पे मत जाइएगा। आगरा तो 63.42 वर्ग किलोमीटर, और फिर उसके बाद महोबा है, महोबा में भी 60.55 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। महोबा की कहानी आप जानते होंगे, आल्हा उदल की कहानी आप जानते होंगे। महोबा जाइएगा तो उनके किले पर जरूर जाइएगा। आल्हा उदल बड़े लड़ैया है ना, सुना कभी नहीं सुना आप लोगों ने, सुना होगा। चलिए, तो महोबा 60.55 वर्ग किलोमीटर के साथ में थर्ड नंबर पर है, जहां पर सर्वाधिक जो है झाड़ी जो है पाई गई है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये डेटा भी आपको दरअसल याद रखना है, इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो हो गए सबसे अधिक झाड़ी वाले शीर्ष 3 जिले आपके हो गए, लेकिन ठीक है, इसका विपरीत भी कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए कि भाई ये तो 3 जिले हो गए जिसमें सर्वाधिक झाड़ी है, लेकिन वो कौन से 3 और जिले हैं जहां पर सबसे कम झाड़ी पाई गई है? वो क्या है? वो है आपका अमेठी 0.01 वर्ग किलोमीटर, सुल्तानपुर 0.03 वर्ग किलोमीटर, कासगंज 0.011 वर्ग किलोमीटर। सुल्तानपुर वैसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, और इधर ये अमेठी आपका, फिर सुल्तानपुर, अब इधर प्रयागराज, ये सब अगल बगल हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये सबसे कम झाड़ी वाले शीर्ष जो 3 है, यानी कि जो टॉप 3 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इनको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। राइट, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी डेटा आपके हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, इनको आप लोग प्लीज रट जरूर लीजिएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्री आपको परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ में आपको फैक्चुअल जो डेटा है वो याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सभी डेटा आपके जो है दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहां पर कुछ क्लास है, ठीक है, फॉरेस्ट के, और यहां पर उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटेड एरिया बाय एसवाई। ठीक है, तो ये आप जो है इसको भी देख सकते हैं, ये डेटा भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम अत्यंत सघन वन की बात करते हैं, जिसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, ये दरअसल जो है आपका कितना है, 2688.73 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो आपका टोटल एरिया का कितना है 1.2% है जो। ठीक है, परसेंट यहां पर आप लिख लीजिएगा, परसेंटेज में डेटा ये सारा का सारा दिया गया है आपका। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज में है। चलिए आगे, सामान्य सघन वन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो आपका मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट है, वो 4001.41 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये है आपका टोटल का जो है एरिया का 1.66। ठीक है, खुले वन आपके अगर हम बात करते हैं तो वो खुले वन है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण है, ये डेटा आपसे पूछ सकता है 3.46 है, और 8355.66 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। तो ये डेटा आपके खुले वन वाला हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा ये जो कुल टोटल है आपका, ये डेटा भी आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी टिक लगा लीजिएगा। और यहां पर कुल का अगर एरिया है टोटल जो है वो 15,000, जो कितना 15,045 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 6.2% टोटल है अपने आप में। ठीक है, और जो आपका स्क्रब है तो झाड़ी है वो कितना है आपका 0.27। तो ये 3 डेटा आपके एग्जाम के लिए जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला डेटा भी आपका अत्यंत सघन वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिए। ये टेबल आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। इन सारणी को आपको क्या करना है, याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, तो अब बस हम लोग अंतिम है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जो प्लांट है, वो क्या है, साल का वृक्ष हमारे यूपी में खूब पाया जाता है, आप जानते होंगे साल। और कई बार आप लोगों ने आपके जो खेत होंगे, या जहां पर आपका जो बाग बगीचा होगा, वहां पर भी साल आप लोग देखते होंगे। ठीक है, साल के पत्ते का उपयोग भी किया जाता है, आप जानते होंगे। सागौन भी खूब लगाया जाता है, सागौन के पत्ते पर लोग खाना भी खाते हैं, बड़ा अच्छा सा पौधा होता है। ठीक है, तो सागौन भी, और कुमकुम एक पौधा होता है। तो साल, सागौन और कुमकुम 3 पौधे यहां पर हमारे यूपी में खूब पाए जाते हैं। और एक डेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं वनाग्नि, यानी कि जो फॉरेस्ट फायर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट फायर से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, यानी कि जहां पर जंगल की आग, वनाग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, वो कौन से हैं? वो है आपका नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी है, दूसरा बलरामपुर है, और तीसरा क्या है, महाराजगंज है। लखीमपुर में सर्वाधिक वनाग्नि के कई प्रमुख कारण हैं, लेकिन चूंकि क्या है, जनसंख्या भी लगी हुई है जंगलों से, तो कहीं ना कहीं अब जैसे वनाग्नि पर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, फॉरेस्ट फायर पर खूब प्रश्न आता है,
कि भाई फॉरेस्ट जो फायर होता है अर्थात जो वनाग्नि की घटनाएं होती है क्यों घटती हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई टूरिस्ट वहां पर जाता है तो अपना कुछ खाने पीने का सामान ले जाता है, तो वहां पर पता चल रहा है कि कुछ बना के खा रहा है, तो आग से वहां पर जो है चीजें फैल जाती हैं तेजी के साथ, लोग वहां पर स्मोकिंग करने लग जाते हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है। और चूंकि अगर वनों में क्या है, सघनता है, तो पत्तियों के टहनियों के रगड़ खाने से भी उसके जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आग लगती है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। और जब सघन वन होते हैं तो क्या होते हैं, सूखे पत्ते भी कहीं ना कहीं होते हैं, तो सूखे पत्ते की वजह से भी तेजी के साथ जो है आग पकड़ती है, बहुत बड़ी लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये भी आपके सामने डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि फॉरेस्ट फायर वनाग्नि घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी कंट्री जहां पर वनाग्नि खूब देखी गई थी बड़ी मात्रा में, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वनाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं। नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी है, फिर बलरामपुर है, और फिर उसके बाद महाराजगंज है। आपका याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो है प्रश्न मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जितना डेटा था ये सब हो गया आपका कंप्लीट एक तरफ से। अब इन सभी डेटा को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, और इस प्रश्न का आपको क्या देना है, उत्तर देना है, क्योंकि अब हमारा ये जो श्रृंखला हमारी आज की थी खत्म हो गई है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मुझे बताना है। उत्तर क्या बताना है आपको कि भाई बताओ कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे जो अधिक वन आवरण या वनावरण जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, श्रावस्ती, कुशीनगर। इन 4 में से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के मामले में जो है सबसे अधिक है वो। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, और इसका उत्तर दरअसल आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है। देखते हैं कि आप में कितनी ज्यादा जो है शिद्दत से आपने पढ़ाई की है जिसका उत्तर आप दे पाते हैं। अब इसी से संबंधित, इसी रिपोर्ट से संबंधित एक प्रश्न मैं आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी देता हूं कि अगर आप पीसीएस की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसका जो है उत्तर दीजिएगा कि वनाग्नि क्या है, अर्थात फॉरेस्ट फायर क्या है, और हाल ही में भारत में बढ़ते हुए वनाग्नि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहां पर मैं और मेंशन कर देना हूं कि जो ये वनाग्नि जो आपका पॉइंट दिया है, ये दरअसल आप लोग क्या काम करिएगा, इसको आप लोग एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करिएगा, रेडी करिएगा। चाहे आप तैयारी पीसीएस की करते हो, चाहे तैयारी आप आरओ की करते हो, चाहे तैयारी आप यूपीएससी की करते हो, या फिर आप किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे, इसके लिए वनाग्नि जो है क्या है आपके निबंध के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कल को अगर आप इंटरव्यू वगैरह देंगे किसी एग्जाम का, खासकर सिविल सर्विसेज का, तो वहां पर भी वनाग्नि पर प्रश्न देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप लोग फॉरेस्ट फायर के टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगर कोई समस्या होती तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग नंबर जानते होंगे मेरा 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।